नमस्कार दोस्तों, आज अपने सेकंड चैप्टर में नए टॉपिक की बात करेंगे और वो है हर्षवर्धन। तो देखिए, हर्षवर्धन यानी कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, यानी कि गुप्तों का जब पतन हो जाता है तो मध्यकालीन भारत आ जाता है। अपने ने गुप्तों के वीडियो में बात की थी, 550 में गुप्त लगभग समाप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में 600 से 1200 का जो भारत है उसको मध्यकाल या राजपूत काल कहते हैं। उसको मध्यकाल या राजपूत काल कहते हैं। और उस मध्यकाल या राजपूत काल के अंदर जो प्रारंभिक सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, हर्षवर्धन जिनका एक अन्य नाम है शिलादित्य, 606 से लेकर 647 तक वो शासक है, वो रहते हैं। इनका जो वंश था वो पुष्यभूति या वर्धन वंश था, जिसकी स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन के बाद में एक और शासक आते हैं राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के बाद में शासक आते हैं हर्षवर्धन। अब देखिए, प्रभाकर जो राज्यवर्धन थे, उनको जो गौड़ बंगाल का जो शासक था शशांक, वो क्या करता है, उनकी हत्या कर देता है। और जो हर्ष की बहन थी राजश्री, उसको वो अपहरण करके अपने साथ ले जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती हर्ष के शासक बनते ही यही थी कि अपनी बहन को किसी न किसी प्रकार से रिहा करवाना। तो हर्ष जैसे ही राजा बनता है वो थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। पहले उसकी राजधानी यानी कि जो वर्धन वंश था, इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन क्या बनता है कि हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और कन्नौज को राजधानी बनाने का एक कारण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था। वो इंपॉर्टेंट कारण ये था कि कन्नौज जो है ना, वो पूरे भारत के सेंटर में है, बीच में है, मध्य में। अब चारों दिशाओं में बराबर की दूरी है, तो चारों तरफ राज्य पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो अपने आगे के वीडियो में ये बात देखेंगे कि जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। किस किस में? गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों में। और वो लंबा युद्ध 200 साल तक चलता है। यानी कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट था सामरिक दृष्टि, युद्ध की दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से, मध्य भारत में पड़ता था। इतना इंपॉर्टेंट था कि जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, 3 राजवंशों में 200 साल का लंबा बहुत सारे युद्ध होते हैं, लंबे बहुत सारे युद्ध हैं वो होते हैं। तो इंपॉर्टेंट थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं हर्षवर्धन की उपाधियों की। तो इसकी उपाधि महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की जो उपाधि थी ना, वो इसकी राजकीय उपाधि थी। इसने 612 में धारण की। इसके बाद में मगध नरेश इसको कहा जाता था। अभिलेखों में इसका जिक्र मिलता है कि इनको मगध नरेश की उपाधि दी गई थी। परम महेश्वर की उपाधि ने बांसखेरा और मधुबन अभिलेख में दी गई है। यानी कि बांसखेरा और मधुबन अभिलेख में हर्षवर्धन की उपाधि बताई गई है। कौन सी? परम महेश्वर। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, गौड़ बंगाल शासक शशांक को पराजित किया। तो जैसे ही हर्षवर्धन शासक बनते हैं, वो सबसे पहले शशांक को पराजित करने की सोचते हैं, अपनी बहन को रिहा करवाने की सोचते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो असम, जिसको उस समय कामरूप बोला जाता था, असम के जो शासक थे भास्कर वर्मा, उसके साथ मिलकर वो गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं और शशांक को पराजित करके अपनी बहन राजश्री को रिहा करवा लेते हैं। उसके बाद में जब उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, तो साम्राज्य विस्तार के अंदर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, कौन से वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यानी कि हर्ष जब दक्षिण में बढ़ते हैं तो उनका मुकाबला पुलकेशिन द्वितीय से होता है। और नर्मदा नदी के ऊपर एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हर्ष पराजित हो जाते हैं। हर्ष को पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को
पराजित कर दिया। इसके अलावा हर्ष का साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, जैसे पंजाब वगैरह के जितने भी आधुनिक क्षेत्र थे, यानी कि पंच प्रदेश, कौन कौन से, पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा, ये सब क्या थे, हर्ष के राज्य के अंतर्गत आते थे। जब विस्तृत राज्य की स्थापना होगी, अपनी बहन को रिहा करवा लिया, लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद में इन्होंने प्रशासन की तरफ ध्यान दिया। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे हर्षकालीन प्रशासन की। अब देखिए, प्रशासन जो पूरा देश था, उस देश को यानी कि अपने पूरे राज्य को इसने किस प्रकार से बांटा, तो जो अपने पहले पढ़ के हैं मौर्य काल या गुप्त काल के अंदर साम्राज्य का प्रशासन जो विभाजन है, वो पहला विभाजन कहाँ हुआ था, प्रांत। यहाँ क्या रखा गया, प्रांत का मतलब भुक्ति, यहाँ उसको भुक्ति बोला गया है, यानी कि पूरे देश को इसने भुक्तियों में बांट दिया। फिर प्रत्येक जो भुक्ति थी ना, उसको उसमें किसने बांट दिया, विषय में बांट दिया। फिर प्रत्येक विषय को आगे किस में बांट दिया, गांव में बांट दिया। तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी, भुक्ति, और उसका अधिकारी यानी कि प्रधान कौन था, उपरीक। भुक्ति का प्रधान कौन, उपरीक। भुक्तियों को विषय में बांट दिया, विषय का प्रधान कौन, विषपति, और विषयों को ग्राम में बांट दिया, और ग्राम का अधिकारी कौन, ग्रामिक। ग्राम का अधिकारी कौन है, ग्रामिक। अब देखिए, किस अधिकारी के पास कौन सा पद था, ये उन व्यक्तियों के नाम हैं और ये उनके पद हैं। जैसे अब अपने होता है ना, गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, वैसे ही तो अवंती नामक जो व्यक्ति था, उसके पास विदेश मंत्रालय था, यानी कि युद्ध का मंत्रालय था। सिंहनाद जो था वो सेनापति था। कुंतल जो था वो अश्व सेना यानी कि घोड़े वाली सेना का प्रधान था। और स्कंदगुप्त नामक जो व्यक्ति था वो हाथी वाली सेना का प्रधान था, वो हाथी वाली सेना का प्रधान था। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय दो महत्वपूर्ण बौद्ध सभाएं हुई थी, उनकी अपने बात करते हैं। तो एक तो सभा है वो कन्नौज में होती है। कन्नौज में जो सभा होती है उसके अध्यक्ष कौन थे, हवेन सांग थे। हवेन सांग चीनी यात्री थे भी। और ध्यान रखना, हवेंग सांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी और पढ़ाया भी था, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में रहे थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने, विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में रहे थे। इन्होंने वर्णन किया है कि वहां पर 10,000 विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। और इसके साथ ही ये हर्ष के साम्राज्य का वर्णन करते हैं और कन्नौज सभा के ये क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। कन्नौज सभा के अंदर हवेन सांग को उपाधि दी गई महायान देव मोक्ष देव की, महायान देव मोक्ष देव की। और बौद्ध धर्म को विजय बनाने के लिए हर्ष ने एक लाइन कही कि यदि हवेन सांग के विरुद्ध किसी ने बोला तो मैं उसकी जीवा काट लूंगा, यानी कि इसके विरुद्ध कोई बोलेगा तो मैं उसकी जीभ काट लूंगा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को विजयी बनाया गया और ये सभा 20 दिन तक चली। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है, हवेन सांग कौन से सभा के अध्यक्ष थे, कन्नौज के, उनकी उपाधि महायान देव मोक्ष देव की। दूसरी प्रयाग में सभा, प्रयाग में जो लास्ट सभा थी वो 543 में हुई, 5 वर्ष बाद आयोजन, यानी कि हर एक 5 वर्ष के बाद में इसका आयोजन होता था। और इस प्रयाग सभा को क्या कहते थे, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद कहते थे। और इस सभा के अंदर जब ये 5 साल में आयोजित होती थी तो हर्ष अपनी संपूर्ण संपत्ति क्या कर देता था, दान कर देता था। और ये सभा है ये 75 दिन चली थी भी, 75 दिन, वो 20 दिन चली थी, ये 75 दिन चली थी। यहाँ पे वो अपनी संपूर्ण संपत्ति का क्या कर देता था, दान कर देता था। तो इसके बाद में हर्ष में क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शीलादित्य है। ओके, इसका जो वंश है वो पुष्यभूति या वर्धन वंश है। वर्धन वंश की जो स्थापना है वो किसने की, प्रभाकर वर्धन ने की। हर्ष क्या करता है, जो राजधानी थानेश्वर थी उसके स्थान पर कन्नौज को राजधानी बना लेता। उपाधि महाराजाधिराज की, मगध नरेश की और परम महेश्वर की। इसके अलावा वो गौड़ के शासक शशांक को पराजित करता है क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की थी और उसकी बहन का अपहरण किया था। इसके अलावा नर्मदा नदी के युद्ध में उसको पुलकेशिन द्वितीय क्या कर देता है, पराजित कर देता है। प्रशासन में
सबसे बड़ा जो खंड था वो भुक्ति था, उपरीक उसका अध्यक्ष था, विषय का अध्यक्ष विषपति और ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक। अवंती जो था वो विदेश मंत्री था, सिंहनाद जो था वो सेनापति था, कुंतल जो था वो अश्व सेना का प्रधान था और स्कंदगुप्त जो था वो हाथी सेना का प्रधान था। कन्नौज की सभा का अध्यक्ष हवेन सांग था, जिसे महायान देव मोक्ष की उपाधि दी गई। ये सभा 20 दिन तक चली। प्रयाग की जो सभा थी वो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती थी, लास्ट 543 में हुई। इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये 75 दिन तक चली। अब यदि अपने बात करें समाज की भी, समाज कैसा था हर्ष के समय? हर्ष के समय समाज, 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। एक तो जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी भी, जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। जो अंतरजातीय विवाह थे वो नहीं होते थे। हालांकि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह तो होते थे लेकिन बहुत कम होते थे। इसके अलावा सती प्रथा थी भी। सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह नहीं होते थे। विधवा विवाह नहीं होते थे। सती प्रथा थी लेकिन विधवा विवाह नहीं होते थे। जैसे सती प्रथा थी, हर्ष की जो माता है यशोमती, वो सती हुई थी, इसका उदाहरण मिलता है। पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट निकालना, पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा जो है वो मुस्लिम आक्रमण की देन थी। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए और मुस्लिम जो लोग थे वो महिलाओं का हरण कर लेते थे, तो उसके बाद में भारत में पर्दा प्रथा है वो चलना प्रारंभ हुई। जो भू राजस्व था वो 1/6 ही था, यानी कि कर कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। भू राजस्व कर जो था वो 1/6 लिया जाता था। भूमि के कई प्रकार थे। ठीक है, तो ये हर्षकालीन समाज, 3-4 बातें याद रखनी है। जाति व्यवस्था कठोर थी, सती प्रथा का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब अपने बात करते हैं हर्ष के समय के साहित्य की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर्ष जो था वो स्वयं विद्वान था भी। हर्ष जो था वो स्वयं विद्वान था। तो अपने हर्ष के समय के साहित्य की बात करते हैं। साहित्य की, तो साहित्य की यदि मैं बात करूं तो हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे भी। 3 नाटक लिखे भी। 3 नाटक लिखे। कौन कौन से 3 नाटक लिखता है? पहला प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो नाटक है ना वो 4 अंकों का है, यानी कि 4 कड़ियां हैं। इसके अलावा दूसरा रत्नावली। रत्नावली जो है वो भी 4 अंकों का नाटक है और उद्ययन के साथ श्रीलंका की राजकुमारी थी रत्नावली, उसकी प्रेम कहानी है। और तीसरा जो है नागालैंड, ये 5 अंकीय नाटक है। इसके 5 अंक हैं और इन दोनों के कितने कितने अंक हैं? 4-4 अंक हैं। इन दोनों के 4-4 अंक हैं। इसके अलावा यदि मैं दूसरे व्यक्ति की बात करूं तो वाण भट्ट थे भी। वाण भट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी विद्वान थे और उस समय के श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ कवियों में माना जाता है। समास जो विधि होती है उसकी शुरुआत है, या समास विधि के जो दक्ष व्यक्ति थे वो यही थे। और इनके यदि मैं ग्रंथों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ इनका है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। इसके अलावा कादंबरी जो बहुत बार पूछा जाता है वो भी इनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कादंबरी।
इसके अलावा यदि मैं तीसरे व्यक्ति की बात करूं विद्वान की इनके समय, तो हवेन सांग। और हवेन सांग की अपने 2-3 बातें तो कर चुके हैं। एक तो ये क्या थे, कन्नौज सभा के अध्यक्ष थे। रचना या ग्रंथ इनके ग्रंथ की यदि मैं बात करूं तो ग्रंथ सीयूकी में ये हर्षकालीन जो समाज है या जो व्यवस्था है उनका वर्णन करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हवेन सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार है वो कहा जाता है। इसके अलावा मयूर थे, भर्तहरि थे, अन्य बहुत सारे जय सिंह मतंगर, ये सारे इसके दरबार के जो थे वो विद्वान थे या इसके समकालीन विद्वान थे। एक और हर्ष के लिए इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट लाइन, हर्ष जो थे ना वो बहुत ही उदार यानी कि प्रशासन के रूप में कार्य करने वाले और मतलब उदार कार्य करने वाले, समाज कल्याण के कार्य करने वाले थे। इसलिए हर्ष को हिंदू काल का अकबर कहा जाता है। हिंदू काल का अकबर कहा जाता है। अकबर कहा जाता है, हिंदू काल का अकबर कहा जाता है। और जैसे ही 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु होती है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो कन्नौज के लिए 3 राजवंश गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 200 साल तक लड़ाई होती है। तो छोटा सा और बहुत ही प्यारा टॉपिक है हर्षवर्धन, एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अच्छे से रीड करना। जय हिंद, जय भारत।